किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। आज पूरे देश में जिस तरह से रेल रोको प्रोग्राम सफलतापूर्वक हुआ है, कहीं कहीं से खबर आई है, सूचना ये मिली है कि भारत सरकार ने हमारे किसानों को अरेस्ट भी किया है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जिस आदमी को अरेस्ट करना बनता है, अगर उस आदमी को सच में अरेस्ट कर लिया जाए, उसको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये सब शांत हो सकता है। ये नहीं होने था, ऐसा प्रोग्राम होने की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रोग्राम होने की वजह सरकार जानती है, सरकार को पता है कि जब से वो घटना घटी है तभी से किसानों ने ये इस आज का जो कार्यक्रम है इसका आह्वान कर रखा था, घोषणा कर रखी थी। तो आज तक उस व्यक्ति को, अजय मिश्रा को, उसके मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। और उससे भी आगे जाकर अगर और बात देखें कि उन्हीं के एक साथी से 2 वेपन भी बरामद कर चुकी है सरकार। उनकी जो गाड़ी थी उनमें से भी जले हुए हालात में कुछ वेपन प्राप्त हुए हैं। वो सब अपने आप उनकी गुंडागर्दी, उनकी अनेरगर्दी को दर्शाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से वो किसानों का कत्लेआम करने के लिए निकले थे और गाड़ियों के नीचे रौंद कर जिस तरीके से उन्होंने किसानों का कत्ल किया है वो पूरी दुनिया को पता चल गया, पूरे देश ने देख लिया। और उससे पहले मंत्री जी का बयान, मंत्री जी का बोलना उस तरीके से ये सिद्ध करता है कि उन्होंने बता दिया कि हम कौन हैं। जो होने का उन्होंने संकेत दिया वो उन्होंने कर कर दिखाया भी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि आप इनको लठ मारो, अगर जेल चले जाओगे तो नेता बनकर निकलोगे, ये सब बातें क्या दर्शाती हैं? इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी का संदेश देती हैं। इसी में से उनकी दरिंदगी की बदबू आ रही है। और उसको गिरफ्तार है, इतना कुछ होने के बावजूद भी अजय मिश्रा को उसके पद से बर्खास्त ना किया जाना और उसे गिरफ्तार ना करना और उल्टा किसानों को, प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को गिरफ्तार करना अति निंदनीय और शर्मनाक बात है इस भारत सरकार के लिए। और मैं यहां तक भी कहूंगा कि सरकार मत सोचे कि आपके थाने, आपकी जेल किसानों के इस आंदोलन को रोक पाएगी। जितना लोगों को आप जेल में फेंकने का काम करोगे, लोग उतनी भारी संख्या में निकलकर इसके विरोध में जेल जाने के लिए आएंगे और आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। आप उन लोगों को रोक नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। इस बात की मैं आपको चेतावनी देता हूं। लोग तैयार बैठे हैं इसके लिए भी, आपने देख लेना अगर आप ये करना चाहते हो तो। दूसरी बात, मैं हमारे किसान भाइयों को एक निवेदन करना चाहता हूं। भाइयों देखिए, हम बार बार ये बात कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी को हमारा आंदोलन पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा रहा है, उसके रिएक्शन में 100% ये क्लियर है बात कि बीजेपी भी षड्यंत्र रचेगी हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हमारे आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, इसको बिखेरने के लिए वो इस्तेमाल कर रही है। उनके षड्यंत्र हो रहे हैं, हम उनके षड्यंत्रों में फंस रहे हैं। हमें इस बात का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सिंघू बॉर्डर पर जब घटना घटती है, उस घटना घटने के बाद वो जो आदमी मारा जाता है, उसकी बहन का जो बयान प्रेस में आ रहा है, वो अपने आप इस बात का संदेश दे रहा है कि इसमें भी 100% किसी साजिश की बू आ रही है, जिसकी हम पहले से मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय कमेटी के जरिए इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों हुआ, वो आदमी कैसे आया, जब वो सभी लोग, गांव वाले लोग
और उसका परिवार ये कह रहा है कि वो तो तरन तारण का रास्ता नहीं जानता था, सिंघू बॉर्डर पर कैसे पहुंच गया। ये सब बातें मांग करती हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, गहराई से जाकर इसकी जांच होनी चाहिए, पता चले कि वो कौन लोग थे। उनकी बहन ने ये बात भी बताई है कि वो आदमी ये कह रहा था कि मेरा बहुत बड़े लोगों के साथ तालमेल हो चुका है, उनके साथ हमारा संबंध हो चुका है, ये भी बात कही है। और मैं उसके आगे इस साजिश का जो बिल्कुल मोहर लगाती है बात वो ये कि ये घटना घटते ही कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि देखिए इतना कुछ घट गया वहां पे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो आदमी जाता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जैसे पहले एक लड़की की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दी जाती है कि ये रास्ता खुलवाया जाए, हमें बहुत लंबा समय लगता है हमारा सब्र तय करने के लिए। अगर उसका घर, उसका काम अगर ध्यान में देखे तो जो सिंघू बॉर्डर की रोड है उस रोड पे उसका चलने का, उसका आने का किसी तरीके संभव ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं इस रास्ते पे जाने की। और उस हमारी बेटी को कैसे मतलब समय ज़्यादा लगने लग गया। वो भी एक साजिश थी और ये भी एक साजिश थी। इसी साजिश दोनों को मिलाकर तुरंत इसकी भी पीआईएल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसको भी उसी के साथ मिलाकर 20 तारीख को इसकी हियरिंग कर रही है, सुनवाई कर रही है। जब वो सुनवाई करेगी तो फिर स्वाभाविक है कि जो हिसाब से सरकार सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें शंका ज़ाहिर होता है कि कहीं अगर सरकार अपनी इस चाल में सफल हो जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल कर जाती है, तो भाइयों हमारे आंदोलन के लिए ये अति खतरनाक होगा। हम सभी लोगों को इसी बात पे तुरंत सतर्क होना पड़ेगा। इसी समय इस आंदोलन को संभालने के लिए, इस आंदोलन को, इन बॉर्डरों पे बैठे आंदोलनकारियों को, आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमारा काम भले खत्म हुआ है या अभी नहीं हुआ, काम बीच में पड़ा है, छोड़ देना चाहिए हमें अब, क्योंकि ये फसल फिर हो सकती है। अगर जमीन बच जाएगी तो फसल फिर भी हो जाएगी। अगर फसल काटते काटते जमीन चली गई तो कतई फसल नहीं होगी और हमारे पास केवल पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमारा निवेदन है सभी किसान मजदूर भाइयों से कि तुरंत, अब समय नहीं है कि हम और समय इसका समय गवाएं, समय खराब करें और इसकी इंतजार करें कि कल जाएंगे, परसों चले जाएंगे, 2 दिन ठहर कर चले जाएंगे। नहीं भाइयों, 20 तारीख से पहले पहले आप सभी ने हमारे इन बॉर्डरों पे आना होगा। हर किसान की जिम्मेदारी बनती है, हर मजदूर की जिम्मेदारी बनती है, हर उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है जिसने पेट भर खाना खाना है, वो तुरंत यहाँ पे पहुँचे। हमारा निवेदन है भाइयों, अगर बचाना है, आंदोलन को जीतना है, तो अब समय घर बैठने का नहीं है। फसल कट जाएगी, फसलें कटती रहती हैं, नुकसान हो जाएगा थोड़ा बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जमीन चली गई उससे बड़ा नुकसान और कोई हो नहीं सकता और हमारे पास उसके बाद पछताने के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचेगा। इसके लिए हमारा निवेदन है, हम कसम खाएं, उस मिट्टी की कसम खाएं, अपने उन बच्चों की, कि हम हर हाल में इस आंदोलन को जीतने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी पेट भर खाने के लिए, रोटी को बचाने के लिए हम सभी तुरंत फौरन इस बात को सुनते सार हम दिल्ली की ओर, इन बॉर्डरों की ओर रवाना हो। बड़े बड़े जत्थे बनाकर, काफले बनाकर आप यहाँ पहुँचे ताकि बीजेपी सरकार, सेंटर सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और मेरे भाइयों, ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, फैसला भले कोई भी आए, आंदोलनकारी रोडों से नहीं उठेंगे, ये मर जाएंगे लेकिन रोडों पे बैठे रहेंगे, रोड खाली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि साइड पे रास्ता छोड़ रखा है पहले से ही।
वो सरकार ने खुद ब खुद बंद किया हुआ है, प्रशासन ने खुद बंद किया हुआ है, किसानों ने कहीं रास्ता बंद नहीं किया। ये उल्टा केवल किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्रशासन ने खुद उस रास्ते पे 3-3 फुट गहरे खड्डे बना रखे हैं, उनमें पानी भर जाता है बारिश के दौरान। बार बार हमने निवेदन किया प्रशासन को कि इस रोड को ठीक किया जाए, नहीं किया। लेकिन पंजाब से एक बार संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी आए यहाँ, इस रास्ते को ठीक करने के लिए यहाँ के प्रशासन ने उससे उनको भी ये कहा कि आप मत कीजिए, ये हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमने काम शुरू करने का ठेका दे रखा है। उनको भी नहीं करने दिया और खुद भी नहीं किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह निकलता है कि इस रास्ते को जानबूझकर ये सरकार बंद रखना चाहती थी और बंद रखने के बाद इसी को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये रुका हुआ रास्ता कहने के बाद हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को उठाने के लिए यह यत्नशील थी। और इसके लिए इसीलिए ये ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मेरे भाइयों, उस घटना को जो सिंघू बॉर्डर पे 15 तारीख को घटी है, उस घटना में अगर जो उस आदमी ने, जो निहंग सिंहों ने बताया और उस आदमी ने जो बोला कि हमारे साथ 20 आदमी और भी हैं, ये तो हमारे लिए और भी सतर्क होने की बात है। सभी को पूरी समझदारी से, पहरेदारी से समय गुजारने की जरूरत है भाइयों। ये तो ठीक रहा कि वो आदमी पंजाब का था और सिख भाईचारे में से था। अगर कहीं वो आदमी किसी और स्टेट का होता और वो आदमी हिंदू भाईचारे में से होता तो फिर देखते इस आंदोलन की दशा क्या होती और इसका रूप क्या होता। इन सभी बातों से हम सभी ने सतर्क रहना है, समझदारी से काम लेना है। आंदोलन को बचाना है तो 1% हम सबको इस आंदोलन पे और इन 3 काले कानूनों पे ध्यान केंद्रित करते हुए इस लड़ाई को आगे ले जाना है, जीतना है। जीतने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारी गैदरिंग होनी, बड़े इकट्ठ होने बहुत जरूरी हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।